आप उधर रेडी करो। नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं शैलेश रावत आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चालू कर रहा हूँ। 9th और 10th वाले बच्चे स्पेशली, ऐसा नहीं कि 9th 10th 7th 8th वाले बच्चों के लिए भी काम की है, बट मेन ये काम की सीरीज है 9th और 10th वाले बच्चों के लिए। वो बच्चे जिनको केमिस्ट्री में अपना लेवल अपडेट करना है, 9th 10th तो बड़े मज़े से करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको अगर फाउंडेशन एनटीएससी भी अभी से ही अपना तैयार करना है तो ये वीडियोज़ आपके बहुत काम के होंगे। तो चालू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसकी डिस्कशन और उसके लेवल अपडेट करने का काम। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में सबसे पहला वर्ड आता है एटम। एटम को डिस्कवर किसने किया ये सबको पता है सर, जॉन डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया। डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि भैया एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको आगे डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। इसलिए एक एलिमेंट के एटम एक जैसे हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये फ्रीली, अगर जुड़े हुए भी हैं तो फ्रीली इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ बेसिक बातें जॉन डाल्टन ने बताई। मैं पहले ही इस एपिसोड में आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम लेवल अपडेट करने का काम करेंगे। इसका मतलब छोटी छोटी बात जो एकदम बेसिक चीज़ें होती है, जो बच्चों को पहले से पता होती है, उनको मैं इग्नोर करूँगा, तभी जाके लेवल बनेगा। ये ओनली 9th का एपिसोड नहीं चल रहा है, ओनली 10th का नहीं चल रहा है, 9th प्लस फाउंडेशन एनटीएससी का एपिसोड चल रहा है। क्लियर? तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कम ज़रूरी चीज़ें उनको कम डिटेल में इग्नोर करेंगे। तो इतना कॉपरेट आपको करना होगा। मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कहीं भी सर ने 9th का या 10th का भी कुछ छोड़ा हुआ है, बोले सब कुछ कवर कर लिया है। क्लियर हो गया? तो मैंने अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको कवर की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद बात आता है एटम का डेफिनेशन क्या है। तो लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एटम ये है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई एटम का डेफिनेशन बोलो, आप कहोगे सर एटम का डेफिनेशन मीन्स जो छोटा छोटा होता है, जो दिखता नहीं, इनविजिबल है। नहीं, एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसमें उस एलिमेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। ये एटम का प्योर डेफिनेशन है। एटम के बाद अगला वर्ड आता है हमारा एटॉमिक मास और उनका सिंबल। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। अरे भाई, थोड़े जंगली पने से मोगली स्टाइल से बाहर निकल लो और काम के टॉपिक को पढ़ लो। एटॉमिक मास का लेटेस्ट डेफिनेशन है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास वो वैल्यू है जो ये बताए कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना हैवी है। एटॉमिक मास वो वैल्यू है जो ये इंडिकेट करे कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम C12 मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हाउ मच टाइम हैवियर है। इसे कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? सिंबल, अगला वर्ड वहां लिख रखा है मैंने स्क्रीन पर, सिंबल। सिंबल का मतलब है शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं तो उसे कहते हैं सिंबल। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने 3 इडियट्स सबने देखी है, उसमें प्रिंसिपल का नाम क्या था? तो प्रिंसिपल का नाम आप कहोगे, वहाँ के प्रिंसिपल 3 इडियट के प्रिंसिपल का नाम था वायरस। जी नहीं, उसका पूरा नाम तो कुछ और ही था। पिक्चर में बताया भी जाता है, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, बट वायरस उसका शॉर्ट नेम था, सिंबल था पूरे नाम का। जैसे अपने साउथ इंडियंस के नाम होते हैं, अगर हकीकत के नाम तो बहुत लंबे होते हैं, बाकी शॉर्ट में नेम बहुत छोटे हो जाते हैं। एक पवन कुमार गिर पड़े, उनका सिंबल बताओ क्या होगा? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। मजेदार है।
क्या बोला, पी के गिर पड़े? अरे मैं पानी पी रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, पी के गिर पड़े? ठीक है, तो पी के गिर पड़े, तो सिंबल का मतलब समझ में आ गया। उसी तरह एलिमेंट को भी शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका था, उसे कहते थे सिंबल। बोले इतना लंबा कौन लिखेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कई लोगों का तो लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो जाती है, तो उसका शॉर्ट में लिख दिया एच, तो यहाँ हाइड्रोजन है, उसका सिंबल है एच, ऐसे। आइडिया लगा? साथ के साथ हम लोग बात कर रहे हैं सिंबल का, आइडिया मैंने दिया। जैसे मैं कहूँ कार्बन, तो आप कहोगे कार्बन का सिंबल होता सी। सारे सिंबल समझाने वाला हूँ अभी मैं आपको। साथ में उनका मास, उनका वेट क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास क्या है? हाइड्रोजन का मास है 1। दूसरा सिंबल है, ये है सी, सी मीन्स कार्बन, उसका होता है 12। नाइट्रोजन, मैं नाम बोल रहा हूँ, पूरा सिंबल आपको दिख रहा है, तो नाइट्रोजन का होता 14। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता 16। सोडियम 23। मैग्नीशियम 24। एल्यूमिनियम 27। फॉस्फोरस, उसका होता है 31। सल्फर, उसका होता है 32। क्लोरीन, उसका होता है 35.5। क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5। पोटेशियम 39। कैल्शियम 40। Fe आयरन होता है, तो Fe का 56। कॉपर 63.5। जिंक 65। ब्रोमीन 80। सिल्वर, Ag का मतलब होता है सिल्वर, तो सिल्वर का होता है 108। लेड, लेड का होगा 208। आयोडीन, उसका होता है 127। ये मैंने जो काम काम के सिंबल हमारे को काम लगने वाले हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट में बताए उनका मास के साथ। और ये केवल 9th में, तो इसमें से बहुत कम काम लगते हैं। मैंने जो करवाया है उससे आपका 11th भी काफ़ी हद तक क्लियर होएगा। रिपीट कर देता हूँ, दोबारा एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना आराम से, वीडियो रिकॉर्ड करके, पॉज करके या डाउनलोड करके। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, Fe का मतलब लोहा, आयरन, कॉपर, जिंक, ब्रोमाइन, सिल्वर, लेड, आयोडीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मैंने लिख दिए वैल्यूज। तो हमने देखा अभी तक सिंबल, एटम एंड एटॉमिक मास, बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं एटम्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है। तो बात आती है एटम्स के जुड़ने से बनते हैं मॉलिक्यूल। अब एटम किस तरह से जुड़ रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर एक ही कैटेगरी के एटम्स जुड़ रहे हैं तो उन्हें कहेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये रहे H2, O2, Cl2, ये कुछ एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी के एटम्स जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बन गया वाटर, देख रहे हो। कार्बन ऑक्सीजन जुड़े तो बना CO2, अमोनिया NH3, NO2, तो ये कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की दो कैटेगरी है, एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये है आपका, तो ये कंपाउंड कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल तो है बट कंपाउंड्स हैं। क्लियर हो गया? इनको कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इन्हें मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, और इन्हें मॉलिक्यूल इग्नोर करके जनरली कंपाउंड बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मॉलिक्यूल की कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर एक ही एटम है उस मॉलिक्यूल का, जैसे इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह वगैरह, इनमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है, किसी से जुड़ते नहीं है। मेटल्स अकेले रहते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, तो ये कहलाते हैं मोनो एटॉमिक, मतलब इनमें एक ही एटम होता है। ये जैसे देख रहे हैं कितने एटम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह में, तो इनमें आप कहोगे सर 2 एटम हैं।
तो इन्हें कहेंगे हम लोग डाई एटॉमिक, इन्हें हम बोलेंगे डाई एटॉमिक। जैसे ओजोन है तो ओजोन में हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक। ओजोन का मतलब क्या है, 3 एटम है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई एटॉमिक। फास्फोरस 4 एटम है तो बोलते तो टेट्रा एटॉमिक है, बट आप लोग इनको 3 के बाद में कितने भी एटम आए पॉली एटॉमिक कह देना। ये कितना एटॉमिक है, बोलिए ये कितना एटॉमिक है, तो आप कहोगे इसमें 3 एटम है तो इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक जैसे 3 एटम है या अलग अलग है, 3 एटम है इसका मतलब कहलाएगा ट्राई एटॉमिक। इसमें कितने एटम है, 3। इसमें कितने एटम हैं, 4। दिख रहे हैं, गिनना आता है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल घर बैठ के कर लेना, आंसर आएगा 4। इसमें कितने एटम है, 3। तो ये ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक। अब अगर आप जोश में मान लो लिख दो, जगह नहीं है फिर भी मैं लिख के रहूंगा कहीं, तो आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूं तो सिखा के ही जाऊंगा। जैसे यहां पर है, मान लो शुगर हो गई, आपको अभी नहीं होगी, मान लिया इसलिए कहा, इसे कहते हैं शुगर। इसमें कितने एटम हैं, शुगर बोलते हैं सिंपल, वैसे इसका नाम क्या है, सुक्रोज। तो इसमें गिन लेना कितने एटम है, क्लियर, 45 एटम है, तो पॉली एटॉमिक में आएगा। आई थिंक आपको ये मॉलिक्यूल और एटॉमिक वर्ड क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है? स्पीड एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि लेवल भी एवरेज से हमारा थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग आगे का पॉइंट। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मूला लिखना, बहुत दुखी करने वाला चीज़ है ये। 9th का तो 9th का, 11th 12th का बच्चा भी इसमें सबसे ज़्यादा दुखी होता है। भरोसा ना हो शैलेश सदावत के ऊपर आपको, तो आपके भैया दीदी आपके घर में होंगे, नहीं तो आप अपने पड़ोस वाले भैया दीदी को अभी पकड़ लो, 2-4 फॉर्मूला पूछो। फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, कॉपर नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, उल्टे पुल्टे 2-4 नाम दे दो। डेफिनेटली 50% गलत होएगा, और अगर कोई बच्चा 50% से ज़्यादा सही कर दे तो मान लेना उसका केमिस्ट्री अच्छा है, बुरा नहीं, अच्छा है, क्लियर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपका तो अभी बिगिनिंग है कैरियर का। 11th 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपनी गर्दन टाइट करके घूम रहे होता ना, IIT की तैयारी कर रहा हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए चैलेंज दे रहा हूँ मैं। तो आप उन भैया दीदी के सामने अपना कॉलर ऊंचा कर लेना। आज देखते हैं अपन लोग क्या है। तो कुछ बेसिक ट्रिक्स इसमें ध्यान रखनी है। ये ट्रिक अगर है तो आप अपने भैया दीदी से भी ऊपर होगे, ये गारंटी मैं दे दूँ। बस ये देख लेना आप, है ना। नाइट्राइड, N-3 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। NO2- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। NO3- को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्लियर हो गया। यहां पर फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट, ठीक है। एक चीज आपने देखी होगी बच्चों, यहां जो नेगेटिव आयंस पढ़ रहे हैं अपन लोग, नेगेटिव आयंस का मतलब होता एनायंस, और ये है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स का मतलब वो स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको बोलते हैं हम लोग रेडिकल्स, चार्ज स्पीशीज को। क्लियर हो गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उन्हें कहते हैं नेगेटिव रेडिकल्स या एनायंस, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उन्हें कहेंगे हम पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर कैटायंस। देखते हैं। तो एक चीज आपने देखी होगी गौर से, यहां पर आपने क्या देखा, लास्ट में अगर एलिमेंट अकेला है, देख रहे हो अकेला एलिमेंट है, तो लास्ट में आएगा आइड। अगर कम ऑक्सीजन वाला उसका कोई मॉलिक्यूल या आयन है ऐसे, तो उसके लास्ट में आएगा आइट, और अगर ज्यादा ऑक्सीजन वाला है तो उसके लास्ट में आएगा एट। क्लियर हो गया। ये बातें हुई, तीनों में देख लो। इसका मतलब सल्फर का एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद नजर लगाओ उसको।
नज़र लगाने का मतलब वो नहीं है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। नज़र लगाने का मतलब है कि आप आराम से अपना दिमाग लगा के उसको देखो। आई थिंक आ गया होगा समझ में। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। कार्बाइड अकेला एलिमेंट है, कार्बन का है तो कार्बाइड, ऑक्सीजन का है तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन का है तो हाइड्राइड। आया कि नहीं आया समझ में? आयोडीन का है तो आयोडाइड। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पता है ये तो सबको। यहां देखो नाम, अकेला एलिमेंट है क्लोराइड, क्लोराइट, क्लोरेट। अब इसके बाद एक चौथा वर्ड भी आ गया जो अब तक नहीं था, अब तक की में जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां जरूरत पड़ गई इसकी। तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर अब बताओ, फंस गए ना आप? नहीं, जब एक लिमिट से ज्यादा हमारा ये ट्रिक आइड, आइट, एट ये फेल हो जाए, उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए, जो आपको केवल यहीं पे आएगी, मेनली एक आध जगह और आएगी बट अभी यहीं पे आएगी, तो उस केस में आप क्या कहोगे? उसके आगे लगा दोगे पर। पर किस पे लगता है? पर हिंदी वर्ड है जो लगता है वर्ड्स के ऊपर, पर पक्षियों के, और वो उड़ जाते, तो यहां पर लगा दो पर और उड़ा दो उसको। नाम क्या हो गया? पर क्लोरेट। वहां करेक्शन है, सॉरी, पर क्लोरेट है ये। क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्सलेट, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट। मैग्नेट कैसा होता है? पर लगाए ना तो आप कहोगे कि सर मैग्नेट कैसा होता है? ये है आपका मैग्नेट। ऐसे क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको नेगेटिव रेडिकल्स के नाम देने का, कि उनका नाम कैसे आएगा, उसका एक तरीका, ट्रिक बताया। ये अगर आपको याद है तो आपका नाव जो है पार पहुंच जाएगी, बहुत आसानी से आप अपने नाम दे सकते हो। आगे देखते हैं अपन। पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायोनिक रेडिकल्स, उनको भी देख लो। तो कैटायोनिक रेडिकल्स में क्या है देख रहे हो? अमोनियम, अमोनिया होता है, उससे बना है अमोनियम। ये नाम ध्यान रखना आप। अब एलिमेंट के कैटायन बनाए हैं, तो एलिमेंट में अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो उसे कहेंगे अस, ज्यादा वाला है तो उसे कहेंगे इक। जिसमें कम चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज या वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज कम है तो लगा दो अस, ज्यादा है तो लगा दो इक। जैसे क्यूप्रस, कॉपर है तो क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये था फेरस, फेरिक। मर्क्यूरी का है ये, मर्क्यूरी को कम वाले को ऐसे भी लिखते हैं, इसका डबल करके लिख देते हैं क्योंकि ऐसे फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता, तो मर्क्यूरस नाम लिख लेना। दूसरे वाले का हो गया बच्चों मर्क्यूरिक। एक हो गया मर्क्यूरस, एक हो गया मर्क्यूरिक। फिर आ जाओ यहां पर, क्रोमियम है तो क्रोमस, क्रोमिक। Mn मैग्नीज होता है तो मैग्नस, मैग्निक। रिपीट कर देता हूं, लिख लेना, मैग्नस, मैग्निक। लेड है तो प्लम्बस, नीचे वाले का नाम प्लम्बिक। आर्सेनिक है तो आर्सेनस, ज्यादा वाले का नाम आर्सेनिक। आइडिया लगा आपको? तो कम चार्ज, ज्यादा चार्ज, कम वाले को अस बोलेंगे पॉजिटिव में, ज्यादा वाले को इक बोलेंगे। होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अपन लोग। अब बात आती कैसे फॉर्मूला लिखें। तो फॉर्मूला लिखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बुक पैटर्न से नहीं जाके हम अपने पैटर्न, शैलेश सदावत के पैटर्न से चल रहे हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक मैथ्स, एलसीएम निकालने वाली आपको आनी चाहिए, बस काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, Fe+3 है और SO4-2 है। इसका अगर हम मान लो फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होएगा? तो यहां देखो 3 है, यहाँ 2 है, जो भी चार्ज है उनको
एलसीएम ले लो उनका, तो इसका और इसका दोनों का एलसीएम मतलब 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। बहुत छोटे बच्चों को पता है इतना तो 6। अब जितना एलसीएम है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एलसीएम 6 है तो Fe का +3 है, तो +3 के हिसाब से यहाँ पर क्या है, एक Fe का 3 है तो 6 करने के लिए कितना चाहिए बच्चों? तो आप कहोगे सर 2 Fe होंगे तो चार्ज वैल्यू 6 हो जाएगी। 1 का 3 तो 2, 6 के लिए 2 चाहिए होंगे, तो Fe कितने चाहिए होंगे? 2। सल्फेट का चार्ज कितना? 2, तो कितने सल्फेट 6 यूनिट कर देंगे? तो आप कहोगे सर 1 का 2 तो 6, 3 का हो जाएगा 6, तो 3 सल्फेट का वैल्यू होगा 6। आया ना? बोलो कुछ डाउट है? चलें, तो ये है आपका फेरिक सल्फेट। आगे देखो, ये है आपका, जैसे एक और एग्जांपल है, सोडियम है और ये फॉस्फेट है। तो नाम तो देखते ही पता चल गया ये सोडियम है और ये फॉस्फेट है। अभी पीछे तरीका बताया था, तो नाम फॉर्मूला बाद में लिखो, पहले नाम लिख लो, सोडियम फॉर्मेट, जैसे फेरिक सल्फेट। क्लियर? अब जनरली क्या होता है, सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड का नाम बताओ, तो बच्चे यहां पर गलत करते हैं। सल्फाइट का नाम पूछा, लिख देंगे सल्फेट का, पूछा सल्फाइड का तो लिख दिया सल्फाइड का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा तो सोडियम कितने चाहिए होंगे? तो आप कहोगे सर 3 सोडियम, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 है तो 3 का वैल्यू 3 हो गया। और फॉस्फेट कितने चाहिए होंगे? तो फॉस्फेट चाहिए होंगे आपको 1। कोई डाउट है तो बोलो। तो सोडियम फॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगला देखो, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर तो क्यूप्रिक और नाइट्रेट, ये तो नाम हो गया। फॉर्मूले के लिए एलसीएम इसका 2 और इसका 1, तो मिला के हो जाएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो एलसीएम हो गया 2। ये अकेला कॉपर बहुत है यहाँ पर। नाइट्रेट क्या कहेगा, भैया अपने को तो डबल होना पड़ेगा, तो नाइट्रेट को पूरे को डबल कर दिया। होप आपको फॉर्मूला लिखना आ गया होगा। परफेक्शन बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता। समझ में आना अलग बात है, परफेक्ट होना अलग बात है। तो परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है भयंकर वाली, और मेरे साथ आप 150 क्वेश्चन कब कर लोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, है क्या नहीं? तो चालू करते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अपन करते हैं अपने तरीके से। जैसे मैंने यहां पर पॉजिटिव आयन लिखे हैं, ये कुछ इधर नेगेटिव आयन लिखे हैं। आपको क्या करना है, तो आपको केवल एलसीएम तरीके से इनका फॉर्मूला बना देना है, जो अभी अभी समझाया मैंने आपको। क्लियर हो गया? +2 और OH का दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। कैसे बना, खुद दिमाग लगाओ। जैसे यहां पर मान लो मैं समझा दूं, यहां क्या बनेगा, तो ये 2 है और वो भी 2 है, तो एलसीएम आएगा 2। तो 2 एलसीएम का मतलब बनेगा फॉर्मूला FeO। नाम क्या होगा, फेरस और ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सबका ऐसे ही मैचिंग करके एक बड़ा पेज लेना, उसमें साफ साफ कितनी जगह चाहिए होगी, फॉर्मूला भी आए और नाम भी लिखो। तो इस तरह से इस जगह का एक पेज बना लेना। ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, आपका लेवल ज़बरदस्त हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है मज़े मज़े में। क्लियर? जिसका फॉर्मूला और नाम दोनों लिख रहे हो। इतनी तो आपकी पूरी बुक में नहीं, अच्छी अच्छी असाइनमेंट वाली शीट्स में नहीं होता। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें। हमने एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा, उनके मास देखे, फॉर्मूला लिखना आया, आयंस सीखे। लास्ट मेन आज के एपिसोड का, आज के इस एपिसोड का लास्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत सिंपल है। जैसे O3 है, अब एटम का मास तो पता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और O3 में 3 ऑक्सीजन है,
तो 3 ऑक्सीजन को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, बच्चों वाली कैलकुलेशन, आंसर आएगा 48। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का एक होता तो 3 का 3, तो हो गया 17। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का होता 40, लिख दिया। नाइट्रोजन का होता है बच्चों 14, ये रहा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 16 के हिसाब से 3 का वैल्यू ले लिया, और ये होल 2 है, मतलब पूरे का डबल कर दिया, तो ये पूरे का डबल हो गया। पूरे का मतलब कैल्शियम डबल नहीं है, नाइट्रेट का डबल है, ध्यान रखना, जोश में होश मत खो देना। आ गया समझ में? खत्म। अब यहां पर जो यूनिट लगती है ना, जनरली हमारी गंदी आदत होती है, हम हर चीज को ग्राम में ले लेते हैं ना। यहां यूनिट है यू, यू का मतलब यूनिट ही होता है, उसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसी को पुराने टाइम में AMU भी बोलते थे। क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल है K2Cr2O7, पोटेशियम डाई क्रोमेट, इसका सिंपल नेम है पोटेशियम डाई क्रोमेट। फॉर्मूला लिखो तो पोटेशियम 39 2 है, क्रोमियम का वैल्यू, क्रोमियम का 53.5 होता है, उसको डबल कर दो। ऑक्सीजन 7 है तो 16 के हिसाब से 7 ले लो, सबको कैलकुलेट कर लेना। होप मेमोरी बेस पे मैंने लिखा है 392 आएगा। आया कुछ समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। तो फॉर्मूला राइटिंग के बाद मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया। अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस इसकी। तो पीछे जो 48 क्वेश्चन है ना, उन सब का मास भी आप निकालना अलग से, तो 50 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए आपके पास। कुछ और क्वेश्चन दे दिए मैंने, इन सब का भी आपको मास कैलकुलेट करना है। अब केवल यहां पर ये जो है ना स्पेशल केस है, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 डॉट लगा हुआ है, इनका समझा देता हूं, बाकी तो आपको समझा चुका हूं। तो देखो कॉपर का 63.5 है, सल्फर का 32 है, एक ऑक्सीजन का होता 16, तो 4 ऑक्सीजन का होगा 64। और पानी है, पानी का आगे डॉट लगा हुआ, तो डॉट का मतलब मैथ्स के हिसाब से मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस ही है यहाँ पर। मल्टीप्लाई केवल वही चीज होगी जो या तो आगे होती है या नीचे होती है, डॉट वॉट के चक्कर में मत पड़ना आप। तो यहाँ पर ये प्लस है 5, पानी का, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मास यहाँ निकाल कर लिख देना। आ गया होगा आपको समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये हमने आज के इस एपिसोड में एटम एंड मॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एज वेल एज कैसे हम फॉर्मूला लिखें, इस बात को समझा विद एडवांस लेवल। अगले एपिसोड में मैं मोल कंसेप्ट वाले पोर्शन को, इस लेसन के को कवर करके इस लेसन को बाइंड अप कर दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में मोल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेवल अपने आप अपडेट हो जाएगा। थैंक यू।